चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं AS7 के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने क्या क्या किया। सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमने सारे के सारे समझे कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कितने टाइप्स के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में किस तरीके से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं अकाउंटिंग के लिए, ठीक है, और डिस्क्लोजर क्या क्या देना होता है, वो सब कुछ हमने जाना। तो चलिए वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट्स के साथ समझेंगे, साथ साथ मैं आपको चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं वो रिवाइज भी करवाता चलूँगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन नंबर 1 है, XYZ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ए कंस्ट्रक्शन कंपनी अंडरटेक द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ये इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पकड़ा है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जिसका नाम क्या है, XYZ लिमिटेड, ठीक है, XYZ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। इट हैज सेपरेट प्रपोजल रेज्ड फॉर ईच यूनिट। सेपरेट प्रपोजल इन्होंने रेज किया हर यूनिट के लिए, हर मतलब एसेट के लिए, टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सिंस ईच यूनिट इज सब्जेक्ट टू ए सेपरेट नेगोशिएशन। हर यूनिट का सेपरेट नेगोशिएशन हुआ है। ही इज एबल टू आइडेंटिफाई द कोस्ट एंड रेवेन्यू एट्रिब्यूटेबल टू ईच यूनिट। साफ साफ इनका कहना है कि भाई हर यूनिट का अलग से हमने सेपरेट नेगोशिएशन किया है, प्लस हर यूनिट की जो रेवेन्यू है अलग से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हर यूनिट की जो कोस्ट है वो अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक। तो बताइए किस तरीके से XYZ जो लिमिटेड है, कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है, वो इस हर कंस्ट्रक्शन के यूनिट की, जैसे जैसे मान लीजिए इन्होंने जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसमें 10 यूनिट हैं, तो हर एसेट हर यूनिट के लिए उन्होंने अलग क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो क्या उसको अलग अलग ट्रीट किया जाएगा या कंबाइन ट्रीट किया जाएगा? आपको याद होगा ये सारी ऑलमोस्ट कंडीशंस जो हैं हमने शुरुआत में ही पढ़ी, कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कि भाई कब उसमें कंबाइंड सिंगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, कब डिफरेंट डिफरेंट माने जाएंगे। जब एक से ज़्यादा एसेट्स बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर द्वारा, और उस हर एसेट को अलग कब ट्रीट किया जाता है, उस हर एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कब ट्रीट किया जाता है। नंबर एक, जो पहली कंडीशन लिखी हुई है कि भाई हर यूनिट की अलग से नेगोशिएशन हुई है। आपने एक से ज़्यादा एसेट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट तो लिया है, बट ईच एसेट का जो है वो सेपरेट नेगोशिएशन हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, हर एक एसेट को की जो रेवेन्यू है और कॉस्ट है वो आइडेंटिफाई की जा सकती है। नंबर तीन, प्रपोजल जो है वो सेपरेट रेज किया गया है हर यूनिट के लिए, ठीक है ना। तो हमारी जो यूनिट है उसकी जो रेवेन्यू है वो अलग से रिकॉग्नाइज होगी, ठीक है जी। अब मतलब जो आपने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा वो आपने एक्सप्लेन कर देना, देन लास्ट में आंसर। तो एज पर द AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट कवर ए नंबर ऑफ एसेट्स, ठीक है जी, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच एसेट शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, है ना। जब एक कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा जिसमें बहुत सारी एसेट्स का कॉन्ट्रैक्ट था, नंबर ऑफ एसेट्स बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट था, पर हुआ क्या, उसमें जो है नंबर ऑफ एसेट्स ज़्यादा हैं, तो कब उसको हर एसेट को अलग माना जाएगा। ईच एसेट शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट। कब उसको अलग माना जाएगा हर एसेट को? 10, जैसे मैंने बोला कि 10 एसेट बनाने के लिए, तो 10 यूनिट को 10 एसेट्स मानने के लिए हमें क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए? नंबर एक, सेपरेट प्रपोजल होना चाहिए हर एक एसेट के लिए। नंबर दो, हर एसेट के लिए सेपरेट नेगोशिएशन हुई हो, प्लस कस्टमर उसको अलग से एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है, और कॉस्ट और रेवेन्यू आइडेंटिफाई की जा सकती है। इन दैट केस XYZ इज रिक्वायर्ड टू ट्रीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच यूनिट एज ए सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल क्वेश्चन की साफ साफ
चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई ये सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है हर एसेट का, तो इसकी जो रेवेन्यू और कॉस्ट है वो सेपरेटली रिकॉग्नाइज होगी एज पर द AS 7। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्चुअल, जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई तो कॉन्सेप्ट बेस अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आपको आंसर देना है, पहले प्रोविजन देन फिर डिसीजन। डिसीजन क्या होने वाला है, आपका क्या डिसीजन बना इस सिचुएशन के थ्रू। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए जरा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, एक एक्स लिमिटेड है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कमेंस किया। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट कमेंस किया कब, 1 अप्रैल 2011 को। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट था जी ये, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 2 लाख रुपए का था। ठीक है जी, 2 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था और कंपनी ने इनकर किया है 81,000 रुपीज, ये सॉरी ओवर राइट हुआ है, 81,000 रुपीज कॉस्ट इनकर किया 11/12 में। ठीक है जी, और 45% जो है वो काम हो चुका है और रिसीव कितने हुए हैं, 79,000 रुपीज एज प्रोग्रेस पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है जी, प्रोग्रेस पेमेंट जो है वो 79,000 रुपीज रिसीव हुई है फ्रॉम द कस्टमर। द कॉस्ट इनकर्ड वॉज 89,000 टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क। तो उन्होंने बाकी के लिए भी बता दिया। मैं आपको चलिए चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। ये रहा हमारा चार्ट। तो शुरुआत कब हुई, 1 अप्रैल 11 से। हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, 11/12 फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च 2012। ठीक है जी, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हुआ है, 45%। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 2 लाख का। तो इसका मतलब है रेवेन्यू कितनी हो गई, 2 लाख का। तो यहाँ पे परसेंटेज कंप्लीशन मेथड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर कितना काम हो चुका है, 45%। तो रेवेन्यू कितनी हो गई, 90,000। ठीक है, अब इसके लिए जो खर्चा हुआ वो कितना हुआ, वो हमें साफ साफ बताया गया था, कॉस्ट इनकर्ड कितनी है, 81,000 रुपीज। ठीक है जी, 81,000 हो गई कॉस्ट इनकर्ड। और बाकी बाकी के लिए अब यहाँ पे 79,000 रुपीज प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव हुई है और कॉस्ट इनकर कितनी हुई है रिमेनिंग के लिए। अब रिमेनिंग कितना बच गया, 55%। 55% मतलब 2 लाख का 55% कितना हो गया जी, 1,10,000। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2013 को। ठीक है जी, और यहाँ पे कॉस्ट कितनी इनकर हुई है, 89,000 रुपीज। ठीक है जी, 89,000। तो चलिए अब हमें पूछा क्या गया है, P&L अकाउंट बनाइए और कस्टमर अकाउंट बनाइए। तो चलिए पहले P&L अकाउंट बना लेते हैं। तो यहां पर आ गया जी हमारा P&L अकाउंट, ये कौन से, 2011 एंड 12 का। चलिए तो सबसे पहले क्या आ जाएगा जी, बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है जी, जो 11/12 में काम हुआ था वो कितना था, 90,000 रुपये। ठीक है जी, 90,000। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 90,000। उसके बाद क्या बोला है जी हमारे पास, अब हमने इंफॉर्मेशन समराइज वे में लिख ली है। और खर्चा कितना हुआ है हमारा, 81,000 रुपीज। ठीक है जी, टू कॉस्ट
₹1000। ठीक है जी। अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर हमारे पास आपको ये देखना होता है। अब देखिए यहां पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना हुआ, 90,000। ठीक है। अब साथ साथ हम क्या करेंगे, पी एंड एल यहां पर फाइनेंशियल ईयर 2012-13 का 13 का भी बना लेंगे। ठीक है जी। तो यहां पर बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना बना था, 1,10,000 का। ठीक है जी। और टू कॉस्ट आ जाएगा कितना, ₹89,000। ठीक है जी। अब आपको दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में भी किसी तरीके का कोई लॉस नहीं होने वाला। तो यहाँ पर हमें, अब हम क्या करेंगे, टू नेट प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर 9,000 हो जाएगा, टोटल हो गया 90,000। ठीक है जी। और इधर हमारा फाइनेंशियल ईयर 12-13 में कितना हो गया नेट प्रॉफिट, ये मेरा हो गया 11 और 10 21,000 हो गया। ठीक है जी। करेक्ट। कि फाइनेंशियल ईयर 11-12 और 12-13 का दोनों का पी एंड एल अकाउंट हो गया। अब आते हैं कस्टमर अकाउंट पे। अब कस्टमर अकाउंट क्या है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट जिससे हमने पैसा लेना है। ठीक है। तो देखा जाए जब हमने पैसे लेने थे तो हमें क्या करना था, पहले एक काम करिए, फटाफट पी एंड एल अकाउंट कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट करवाता हूँ फटाफट। ठीक है जी। ये आपका हो गया पी एंड एल अकाउंट। ठीक है। अब आप आइए हमारा कस्टमर अकाउंट। अब कस्टमर अकाउंट में सबसे पहले हम बात करेंगे 11-12 की। ठीक है। तो 11-12 में हम क्या करते हैं, ये पहले एंट्री आ गई 11-12 में। अब आप देखिए जरा, 11-12 में हमने काम कितने का किया, 11-12 में हमने काम किया 90,000 रुपये का, 90,000 रुपीज़ का। तो 90,000 की ड्यू की एंट्री आ गई पहले, है ना। ड्यू, ड्यू की एंट्री आ जाएगी। वो क्या होगी, डेबिट द रिसीवर, दैट इज कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के साथ। ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो जाएगा। तो यहां पर कस्टमर में टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के साथ आ गया कितना, ड्यू की एंट्री 90,000। अब चेक करते हैं कितना पैसा रिसीव हो चुका है। 45% हुआ था, प्रोग्रेस पेमेंट 79,000 रुपीज़ की हमारे पास आई है। तो बाकी कहाँ गया बच्चों, बाय बैंक, यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 79,000 रुपीज़। और बाकी क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये क्या हो गया, रिटेंशन मनी कितनी हो गई जी, 11,000 रुपीज़। तो ये हमारा 90,000 का हिसाब किताब हो गया जी पूरा। अब ये 12-13 में हमारा फाइनेंशियल ईयर 12-13 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा जी 11,000। और यहाँ पर सॉरी, बाय कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ जाएगा, कितने का काम हुआ, 1,10,000 का। अब देखा जाए प्रोग्रेस बिलिंग कितने की हो,
होगी प्रोग्रेस बिलिंग तो हुई 1,10,000 की, ठीक है, बिलिंग तो होगी 1,10,000 की। अब रिसीव कितने होंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, पैसे सारे मिल जाएंगे। सारे कितने, 1,21,000, ठीक है जी। ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन, जिसमें आपको पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालना है, ठीक है, वो हो गया, प्लस कस्टमर अकाउंट कैसे निकालना है वो भी हो गया, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, ठीक है, जिसमें हमने कैसे प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का वो सीखा, प्लस उसके साथ हमने क्या सीखा कि कस्टमर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं एक और क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 पे, एक्स लिमिटेड कमेंस से कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1/4/11, ठीक है जी। 1/4, ये एक्चुअली में क्या हुआ है, प्रॉब्लम क्या हुई है, जहाँ जहाँ पे रुपी का सिंबल है वहाँ पे ओवर राइट कर गई है अमाउंट, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि दिक्कत कहाँ हुई है। एक्स लिमिटेड कमेंस से कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1/4/11, ठीक है जी। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एग्रीड बाय वाज रीइंबर्सेबल कॉस्ट प्लस 10%, मतलब यहाँ पर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मेथड लगने वाला है, ठीक है जी। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मेथड लगने वाला है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मेथड लगने वाला है। द कंपनी इनकर्ड 1 लाख रुपीज इन 11/12, ठीक है जी। 1 लाख रुपीज इनकर किया है कंपनी ने, उसमें से 90,000 रुपीज जो हैं, 90,000 रुपीज इज रीइम्बर्सेबल, ठीक है। द फर्दर नॉन रीइम्बर्सेबल कॉस्ट टू बी इनकर, अब यहां पे ध्यान से देखिए, कंपनी ने इनकर कितना किया, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपये खर्च किया, ठीक है। उसमें से 90,000 रुपये, 90,000 रुपये रीइम्बर्सेबल है, ठीक है जी। 90,000 रुपीज रीइम्बर्सेबल है, और नॉन रीइम्बर्सेबल कॉस्ट टू बी इनकर्ड है, अभी फ्यूचर में और होगी। टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट वाज एस्टिमेटेड ₹5,000, अभी 5,000 रुपये और होगा जो पैसा हमें नहीं मिलेगा, हमें ये भी कंफर्म है फ्यूचर में, ठीक है जी। फ्यूचर में ये भी कंफर्म है, करेक्ट। तो चलिए, अदर कोस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट नॉट टू बी एस्टिमेटेड रिलायबली, तो यहाँ पर सिंपली हमें पी एंड एल अकाउंट बनाना है, तो चलिए बना देते हैं पी एंड एल अकाउंट टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस, ठीक है जी। चलिए फिर, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें पैसा मिलने वाला है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, क्योंकि ये कॉस्ट प्लस मेथड है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मेथड है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टर को कितना पैसा मिलेगा, एक जो कॉस्ट आइडेंटिफाइएबल है दैट इज 90,000 रुपीज, ठीक है जी, 90,000 रुपीज। अब प्लस कितना बोला था जी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना है, 10%, तो 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, 90,000 प्लस 10% दैट इज 9,000, तो टोटल हो गया 99,000, ठीक है जी। अब आपका खर्चा कितना हुआ जी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी हुई है, कॉस्ट इनकर्ड दैट इज 1 लाख, और नॉन रीइंबर्सेबल कॉस्ट, ठीक है जी, टू कॉस्ट टू बी इनकर्ड 5,000 रुपये, देखा जाए वो आपकी फ्यूचर में होने वाली है, इसलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, टू प्रोविजन फॉर लॉस क्रिएट कर देंगे 5,000 रुपये। अब आप कहोगे कि सर 5,000 रुपये प्रोविजन फॉर लॉस क्यों क्रिएट करी, एक्चुअली बच्चों ये देखो, ये टू बी इनकर्ड है ना, फ्यूचर में इनकर्ड होगा, तो अभी आप इसको एक्सपेंडिचर के तौर पे थोड़ी ना रिकॉर्ड कर सकते हो, वो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एज एन एक्सपेंसेस एज एन लॉस रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो प्रोविजन फॉर लॉस 5,000 हो जाएगा,
टोटल अमाउंट हमारी होगी 1,05,000 और 99,000 हमारा इनकम है, रेवेन्यू है, और नेट लॉस हमारा कितना हो गया भाई, नेट लॉस 6,000। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा कोस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मेथड में। इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, आपने प्रोविजन में जैसे जैसे पढ़ा, जो जो पढ़ा वही एग्जैक्टली सम्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना, हमने पढ़ा कि भाई वही खर्चे आपको अलाउ होंगे एज ए रेवेन्यू, आपको मिलेंगे, रीइंबर्स होंगे, जो क्या है कॉन्ट्रैक्टी परमिट कर देगा, अलाउ कर देगा। तो अलाउेबल यहाँ पे कितने थे, 90,000, तो उसका 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, कोस्ट कोस्ट दैट इज 90,000 प्लस 10%, तो इसलिए कोस्ट प्लस कोस्ट कितना था 90,000, उसका 10% 9,000, तो रेवेन्यू कितना हो गया 99,000। ठीक है जी, और प्रोविजन फॉर लॉस क्या चीज़ है, प्रोविजन फॉर लॉस है जो हमेशा, अब हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे प्रोविजन फॉर लॉसेस उसके लिए क्रिएट होती है जो खर्चे एक्चुअली में फ्यूचर में होने वाले हैं। ठीक है, फ्यूचर में होने वाले एक्सपेक्टेड लॉसेस, दैट इज प्रोविजन फॉर लॉस। एक्सपेक्टेड लॉस है जिसकी हम प्रोविजन आज बना सकते हैं, एक्सपेक्टेड लॉस जिसकी प्रोविजन हम आज बना सकते हैं, जो एस्टिमेटेड की जा सकते हैं रिलायबली, विच कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली। ठीक है जी, तो फटाफट इसको कॉपी कीजिए, देन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, चलिए जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। बढ़िया क्वेश्चन है जी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो द प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब यहां पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है आपको 600, कोस्ट इनकट टू डेट दे रखा है 390, एस्टिमेट कोस्ट टू कंप्लीट दे रखा है 260, अज्यूम दैट कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज 2 years। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड कितना है, 2 साल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज 100% कंप्लीटेड बाय ईयर 2। ठीक है जी, एक्चुअल कोस्ट इनकर्ड इज द सेम एज द टोटल एस्टिमेटेड कोस्ट टू कंप्लीट, दैट इज कोस्ट इनकर्ड टू डेट मतलब टिल डेट प्लस एस्टिमेटेड कोस्ट टू कंप्लीट। ठीक है जी, तो अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है जी, अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पर आपके पास, यहां पर आपको आपके पास किसी तरीके से ये नहीं बताया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट है। जैसे अगर आप पहले दूसरा और तीसरा क्वेश्चन समझे, दूसरे क्वेश्चन में तो, तीसरे क्वेश्चन में तो चलो कोस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट था, वहां पर सिंपल था। ठीक है, और जो सेकंड नंबर क्वेश्चन किया उसमें हमने क्लियरली वहां पर बताया हुआ था कि रेवेन्यू इतने परसेंट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है ना। अब वापस अगर आइए आप, वहां पर साफ साफ क्या बता रखा था कि 45%, 45% वर्क क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, और खर्चा 45% के लिए हो चुका है इनकर। अब यहाँ पर आपको, आपके पास कुछ जानकारी नहीं है कि कितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, कितना नहीं हुआ है। ठीक है जी, तो बस हमारे पास सिर्फ इतनी जानकारी है कि कॉन्ट्रैक्ट 630 में है, तो 6 लाख का मान लीजिए, है ना, 6 लाख रुपए का कोस्ट इनकर हुआ है 3,90,000, और आगे फ्यूचर में खर्चा होने वाला है 2,60,000 रुपये, 2,60,000 रुपीज। ठीक है जी, इतना बस हमें है, मतलब पहले साल में अगर हम इन शॉर्ट में बात करें, अगर इन शॉर्ट में बात करें, ये पहला साल, ये दूसरा साल, हमें सिर्फ इतनी जानकारी है, पहले साल खर्चा कोस्ट कितना हो रहा है 390, दूसरे ये ईयर 1 है, और ईयर 2 में हमारे पास इतनी जानकारी है, ईयर 2 में कितना कोस्ट इनकर हो रहा है, या होगा, सॉरी हो रहा है, नहीं होगा, 260, दैट इज 2,60,000। बस इतनी जानकारी है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पता है। तो अब हमें पी एंड एल अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है ईयर 1 का, है ना। तो हमें किस तरीके से करना होगा, तो चलिए मैं पी एंड एल अकाउंट बना देता हूं।
एटलीस्ट हमारे पास एक चीज तो पता ही है, वो कोस्ट। कोस्ट इनकर कितना हुआ है जी? कोस्ट इनकर हुआ है 390, दैट इज 3,90,000। अब 390 ही लिखिए, नॉट, there's no need to write down the 3,90,000। यहाँ पर भी कॉमन कर दीजिए 3 zeros, क्यों हम अपना काम बढ़ाएं, है ना? क्लियर? 390 कोस्ट टिल डेट हो गई, करेक्ट। ये हमारा हो गया पी एंड एल अकाउंट खत्म। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ मिसिंग है, ध्यान से देखिए। एक बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिसिंग है, सबसे मेन चीज कि कितना, कितने रुपए का काम हमने किया है ये हमें नहीं पता। पता लग सकता है किससे? आपको याद होगा, हम परसेंटेज कंप्लीशन मेथड के अकॉर्डिंगली यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितने परसेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना? उसी के अकॉर्डिंगली हम रेवेन्यू डिटरमाइन कर लेंगे। तो इसका मतलब है हमें दो वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर पहला वर्किंग नोट हमें क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट नंबर 1, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। कितने परसेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। वो कैसे, हम, आपको याद होगा फॉर्मूला क्या होता था उसके लिए? कोस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कोस्ट इनटू 100। अब यहाँ पे कोस्ट इनकर्ड टिल डेट कितनी है जी? 3,90,000, दैट इज 390। और टोटल कोस्ट कितनी हो जाएगी? कोस्ट इनकर्ड टिल डेट प्लस फ्यूचर एस्टिमेटेड कोस्ट। फ्यूचर एस्टिमेटेड कोस्ट कितनी है? 260 इंटू 100। तो ये हो गया आपका 390 प्लस 260, दैट इज 650। तो 390 डिवाइड बाई 650 इंटू 100, दैट इज 60%। ठीक है जी, 60% आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब ऑब्वियस है कि 60% अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है तो रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज 60% ही होगी, है ना? तो रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड। कितना कॉन्ट्रैक्ट था जी हमारा? कितने का? 600 का। 600 का कॉन्ट्रैक्ट था, उसका कितने परसेंट? 60%, दैट इज 360 लाख, नॉट 60 लाख, 360 हम लिखेंगे ओनली। ठीक है जी, तो ये हो गया रेवेन्यू रिकॉग्नाइज बाय, लिख देंगे बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 360। ठीक है जी, अब सबसे बड़ी बात, हमें फ्यूचर का भी पता है। ठीक है, फ्यूचर का भी पता है हमें, तो हमें इसका मतलब है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं हम कि प्रोविजन कितनी की बनानी पड़ेगी हमें। अब वर्किंग नोट नंबर 3 के थ्रू हम लोग निकालेंगे प्रोविजन फॉर लॉस। प्रोविजन फॉर लॉस कैसे आएगा? अब सबसे पहले आप देखिए रेवेन्यू कितनी बनी। ठीक है जी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट पहले कितना कंप्लीट हो चुका है? 60%। कितना इनकम्प्लीट है? 40%। तो रेवेन्यू कितनी हो गई? 600 का 40%, 240 माइनस फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट। वो कितनी हमारी थी? 260। अब आपके सामने ही है, 240 रुपए की हमारी रेवेन्यू है,
और 260 का हमारा कॉस्ट है, तो हो गया ना लॉस, प्रोविजन फॉर लॉस 20 का। ठीक है जी, तो ये हम क्या करेंगे, पी एंड एल अकाउंट में डाल देंगे टू प्रोविजन फॉर लॉस, ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 3, दैट इज 20 रुपीज। तो ये हो गया जी 410, और बाय नेट लॉस हो गया 50 रुपये का। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमारे को कैसे पता लगेगा कि कब, अब हो सकता है जैसे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर आपने करवाया तो उसमें तो हमारे को प्रॉफिट आ रहा था, तो हमारे को वहां पर कैसे पता लगेगा। बच्चों आपको आइडिया हो जाएगा कैलकुलेशन पे ही, है ना, कि भाई देखिए यहाँ पर कितना कॉन्ट्रैक्ट हमने एक परसेंटेज कंप्लीशन निकाला, 360 रुपये रेवेन्यू बनी, आपको अब साफ दिखाई दे रहा था 360 की रेवेन्यू बनी, 390 का इन कॉस्ट है, तो 30 रुपये का लॉस तो यहीं पर ही आ गया है। तो हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा कि भाई आगे भी लॉस होने के चांसेस हैं जो रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है ना। तो हमने पहले कैलकुलेटर पे ही अंदाजा लगा के देखा कि भाई देखिए 60% पहले कंप्लीट हो चुका है, अब कितना बचा है 40, तो 600 का 40% हमने लगाया, इनकम आ गई हमारी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया 240। अब क्वेश्चन में दे रखा था कि दूसरे साल में खर्चा कितना होना है 260। अब सीधा सीधा सा अंदाजा लग रहा है यार 240 रुपये, 2,40,000 की हमारी रेवेन्यू है, 260 का हमारा खर्चा होगा फ्यूचर में, तो मतलब 20,000 का लॉस हो रहा है मोटा मोटा, तो मतलब प्रोविजन फॉर लॉस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अब आप उसको प्रोविजन फॉर लॉस का वर्किंग नोट बना के इस तरीके से प्रोविजन फॉर लॉस कैलकुलेट करोगे, सही है ना। तो प्रोविजन फॉर लॉस आपका 20 आ गया। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया जी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको कॉस्ट से आगे प्रॉफिट निकालना, परसेंटेज कंप्लीशन निकालना सीखना आ जाएगा, नई चीज़, प्लस ईयर 1 और ईयर 2 में कैसे करना है। तो चलिए फटाफट कॉपी कीजिए सॉल्यूशन को, देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले ये पी एंड एल और ईयर 1 2 का चार्ट कॉपी कर लीजिए फटाफट। ये आपका परसेंटेज कंप्लीशन और वर्किंग नोट नंबर 2 आ जाएगा। अब आ जाइए, ये प्रोविजन फॉर लॉस कैसे क्रिएट करना है। हम्म, ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों क्या कहता है हमारा, 1 दिसंबर 2011 को विश्वकर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी है एक, ठीक है, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा बिल्डिंग बनाने का। ठीक है जी, बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा है, और वो कॉन्ट्रैक्ट कितने का है जी, 85 लाख का है। ठीक है जी, 85 लाख का। ठीक, अब यहाँ पर 31 मार्च 2012 को, 31 मार्च 2012 को कंपनी फाउंड दैट इट हैड ऑलरेडी स्पेंट 64,99,000 रुपीज। ठीक है जी, 64,99,000 रुपीज। प्रूडेंट एस्टिमेट ऑफ द additional cost for completion was 32,01,000 रुपीज। कहते हैं प्रूडेंट एस्टिमेट हमने लगाया है कि भाई आगे जो रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मतलब आप कह सकते हैं
1 दिसंबर 11, इस डेट को काम शुरू हुआ। अब हम कौन सी डेट को खड़े हैं? इस डेट को, 31 मार्च 2012 को। ठीक है जी, इस डेट को हम खड़े हैं। यहां तक काम कितना हुआ है पता नहीं, पर इतना जरूर पता है, इतना जरूर पता है कि यहां तक जो खर्चा हुआ है वो कितना है, 64,99,000 खर्चा हुआ है हमारा इतना। अब रिमेनिंग वो कह रहे हैं कब खत्म होगा, वो हमें डेट तो पता नहीं। जोन सी भी डेट को होगा, जोन सी भी डेट को होगा वो हमें पता नहीं, पर इतना जरूर पता है, पर इतना अंदाजा जरूर है कि रिमेनिंग के लिए खर्चा जो होगा वो कितना होगा, 32,01,000 होगा। करेक्ट, 32,01,000 रुपये का और खर्चा होने वाला है। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, जिसमें हम लोग परसेंटेज कोस्ट के थ्रू कैलकुलेट करेंगे कि कितने परसेंट कंप्लीशन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है जी, तो फिर हम उसके बाद अकाउंटिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यही काम करते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। ठीक है जी, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन में किस तरीके से था हमारा, सबसे पहले कोस्ट अप टू डेट। कोस्ट अप टू डेट कितना है, 64,99,000। और टोटल कॉस्ट कितनी है, 64,99,000 प्लस 32,01,000 इंटू 100। तो ये होता है 64,99,000। और ये टोटल बनता है इनका 64,99 प्लस 32,01,000, 97 लाख इंटू 100। तो ये हो गया जी 64,99 डिवाइड बाई 97 लाख। ये हो गया जी हमारा 67%। तो इसका मतलब है हमारा काम कितना कंप्लीट हुआ है, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है 67%। अभी बाकी कितना रहता है, 33%। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट था कितने का, 85 लाख का था। ठीक है जी, अब छोटा सा वर्किंग नोट और बना लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2, रेवेन्यू। अब रेवेन्यू कितनी होगी, अब यहां पर 1 दिसंबर 11 को शुरू हुआ था, और हमारा रिपोर्टिंग डेट कौन सी है, 31 मार्च 2012 को। यहां तक कितने परसेंट कंप्लीट हुआ है, 67%। तो कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 85 लाख का। 85 लाख का 67% हो गया हमारा 56,95,000। 56,95,000 रुपीज़ हमारी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगी, बाकी अगले पीरियड में रिकॉर्ड होगी। बाकी कितनी बची, बाकी बची हमारी 28,05,000 रुपये। ठीक है जी, रिमेनिंग जो इनकम हमारी बची कितनी, 28,05,000 रुपीज़। अब पी एंड एल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं सर। तो चलिए फिर सर बना दीजिए फटाफट, इंतजार किस चीज़ का। तो लीजिए फिर बच्चों, पी एंड एल अकाउंट। तो सबसे पहले आ जाएगा जी बाय, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है जी, 56 लाख
95,000। और कॉस्ट कितनी इनकर है जी हमारी? 64,99,000। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ पर भी प्रोविजन फॉर लॉस बनानी है? तो चलिए देख लेते हैं प्रोविजन फॉर लॉस बनेगी। अब आपके सामने है, कैलकुलेटर दिमाग में लगा लीजिए। इनकम कितनी है आपकी? इनकम कितनी है? 28,05,000। खर्चा कितना है अपना? 32,01,000। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रोविजन फॉर लॉस बनानी पड़ेगी। तो चलिए फिर वर्किंग नोट बनाते हैं प्रोविजन फॉर लॉस का। ठीक है जी। रेवेन्यू 28,05,000 माइनस फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये थी 32,01,000। तो ये हमारा लॉस आ गया 3,96,000 का। ठीक है जी। 3,96,000 का लॉ प्रोविजन फॉर लॉस आ गया। तो चलिए प्रोविजन फॉर लॉस क्रिएट कर देते हैं। टू प्रोविजन फॉर लॉस 3,96,000। तो टोटल हो गया 3,96,000 प्लस 64,99,000, ये हो गया 68,95,000। माइनस कर देंगे 56,95,000। तो ये हमारा 12 लाख रुपए हो गया नेट लॉस। ठीक है जी, डन। बढ़िया था जी क्वेश्चन, ये भी सिमिलर ही था बिल्कुल। ठीक है जी, जैसे पहले किया हमने। ठीक है जी। तो आपको क्वेश्चन देख के ही अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे कि भाई यहाँ पर कौन कौन से वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, यहाँ पर कितना हमारे को क्वेश्चन में एस्टिमेशन और परसेंटेज कंप्लीशन मेथड लगेगा। ठीक है। देन फिर हमें कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी है, प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो चलिए फटाफट कॉपी कीजिए। देन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन करेंगे, मज़ेदार। ये पहले आप कॉपी कर लीजिए कितने परसेंट कंप्लीट हुआ। ये आपका आ गया रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज हुई और पी एंड एल। ये लास्ट आ गया आपका प्रोविजन फॉर लॉस। ठीक है जी। प्रोविजन फॉर लॉस कैसे निकालना है। ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे। बहुत ही जबरदस्त, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है ये। ठीक है जी। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बिल्कुल एलिजिबल है ये क्वेश्चन। ठीक है जी। ए फर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर obtain a contract for the construction of bridges across the river Rivati. The following details are available in the record kept for the year ending this। ठीक है जी। 31 मार्च 2011, 2011 का डेटा दे रखा है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है हमारे पास 1,000। ठीक है।
और वर्क सर्टिफाइड फॉर द कोस्ट इनकर, कोस्ट इनकर दी हुई है जो काम हो चुका है, और सर्टिफाइड भी हो चुका है। सर्टिफाइड मींस जिसके ऊपर आर्किटेक्चर की जो अथॉरिटी होती है उसकी अप्रूवल मिल चुकी है कि हाँ इतना ही काम हो चुका है। ठीक है जी। और वर्क येट नॉट सर्टिफाइड फॉर द कोस्ट इनकर, ये वो काम है जिसके लिए पैसा तो हमारी जेब से जा चुका है, ये वो काम है जिसके लिए हमारी जेब में से पैसा तो जा चुका है, पर जेब में से पैसा जा चुका है पर सर्टिफिकेशन नहीं मिली, अप्रूवल नहीं मिली काम को। ठीक है जी, काम के लिए सर्टिफिकेशन नहीं मिली है। ठीक है जी। और एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितना है, 495। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, जो प्रोग्रेस बिलिंग थी, अब आपको पता है प्रोग्रेस बिलिंग क्या होती है। मैंने आपको बिल दे दिया कि भाई मैंने इतने रुपए का काम कर दिया, है ना, मैंने इतने रुपए का काम कर दिया। अब उसमें से आपने हो सकता है पूरे थोड़ी ना पैसे दोगे। नॉर्मली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर के बीच में क्लियरली एग्रीमेंट हुआ होता है कि भाई पूरे पैसे नहीं देंगे, जितना काम होगा उसका इतने % हम देंगे, या फिर कुछ रिटेंशन रख के आपको देंगे। ठीक है। तो प्रोग्रेस बिलिंग देखा जाए इन दोनों को मिला के 540 रुपये की हुई। इतना पैसा तो रिसीव हो ही गया, इतना पैसा मेरी जेब में, कॉन्ट्रैक्टर की जेब में पहुंच गया, इतना अभी आना बाकी है। ठीक है जी। फर्म एडवाइस चाहती है, आपकी हेल्प चाहती है प्रेजेंटेशन में अकाउंट्स की। ठीक है जी। एज पर द AS 7 दैट इज इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। तो अब हमें बताना है कि यहाँ पर किस तरीके से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहला हम वर्किंग नोट बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये हमारा आंसर सॉल्यूशन आ गया जी। वर्किंग नोट नंबर 1, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट में पहले कॉस्ट टिल डेट निकालनी पड़ेगी, है ना। कॉस्ट टिल डेट कितनी हुई है, कॉस्ट टिल डेट, कॉस्ट टिल डेट कितनी हुई है जी हमारी। नंबर 1, कॉस्ट फॉर वर्क सर्टिफाइड। ठीक है जी, उस काम के लिए जो वर्क सर्टिफिकेशन मिल चुकी है दैट इज 500। ठीक है जी। प्लस कॉस्ट फॉर वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है जी, वो कितना है जी, 105 रुपये। तो हमारा देखा जाए कॉस्ट टिल डेट कितनी हो गई, 605 रुपीज़ हमारी जेब में से जा चुका है। ठीक है जी। प्लस अब हम ऐड करेंगे फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है जी। फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीशन दैट इज 495, 495। तो टोटल कितना हो गया जी, 605 प्लस 495 दैट इज 1100। तो 1100 रुपये का हमारा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पर भी वही सेम फंडा फॉलो करेंगे हम लोग कि परसेंटेज कंप्लीशन निकालने के लिए इसके साथ में ही हम बना देते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 दैट इज परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। ठीक है जी, वो कैसे आएगा जी, कॉस्ट इनकर टिल डेट कितनी हुई है 605 डिवाइड बाय कितना 1100 इंटू 100। तो 605 डिवाइड बाय 1100 दैट इज 55%।
तो कितना काम हम लोग कर चुके हैं जी? 55% काम हम लोग कर चुके हैं। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई सर, कोई दिक्कत नहीं हुई, है ना? किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई। अब तीसरा वर्किंग नोट सर, तीसरा वर्किंग नोट सर बनेगा रेवेन्यू का। रेवेन्यू कितनी बनी? तो रेवेन्यू के सर बहुत सिंपल सिंपल है जी। रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड, वो कैसे आएगी जी? हमारा कॉन्ट्रैक्ट देखिए कितने का था? 1000 का, 1000 लाख का। तो 1000 का कितने परसेंट? 55%, दैट इज 550 लाख। ठीक है जी। तो इनकम हमारी हमारी कितनी होगी? 550। अगला काम हमारा क्या होता है? अब यहाँ पर अगला काम है प्रॉफिट और लॉस निकालना। ठीक है जी। तो चलिए प्रॉफिट और लॉस के लिए हमें क्या बनाना है? पी एंड एल अकाउंट बनाना है। इतनी सी जगह पे इजीली आ जाएगा। ठीक है। तो पी एंड एल अकाउंट हमारा कैसे आ जाएगा जी? पी एंड एल अकाउंट हमारा आ जाएगा बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, दैट इज 550। उसके बाद कॉस्ट टिल डेट हमारी कितनी हुई है? कॉस्ट टिल डेट हमारी कितनी हुई है जी? 605। तो 605 हमारी इनकम होगी। अब देखने वाली बात है, क्या कोई प्रोविजन फॉर लॉस बनती है? क्या कोई प्रोविजन फॉर लॉस बनती है? तो चलिए वो भी देख लेते हैं। ठीक है जी। क्या कोई प्रोविजन फॉर लॉस बनेगी या नहीं? ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 5 हो जाएगा जी। अब देखिए रेवेन्यू कितनी बनती है जी? रिमेनिंग रेवेन्यू 55% पहले कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा? 45%। तो 1000 का 45% कितना हो गया? 450 माइनस फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट, वो हमारी कितनी होनी थी? 495। 495। तो लीजिए ये हमारा प्रोविजन फॉर लॉस कितने के लिए आ गया? 45 के लिए आ गया जी। 45 रुपये हमारा लॉस बनता है प्रोविजन। ठीक है जी। तो ये लीजिए आ गया टू प्रोविजन फॉर, टू प्रोविजन फॉर लॉस 45। तो टोटल हो गया जी ये हमारा 650, और ये हमारा नेट लॉस करके आ गया 100 बाय नेट लॉस 100। ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल हो गया आराम से ये भी। ठीक है जी। क्लियर है जी। अभी दो चीज़ें बच्चों बहुत अच्छी अच्छी पढ़ी हैं यहाँ पर आपने परसेंटेज कंप्लीशन से कितने परसेंट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ वो भी निकाल दिया, कितना प्रोविजन फॉर लॉस बनती थी वो निकाल दिया, कितना टोटल लॉस बनता था इस साल का वो भी निकाल दिया, रेवेन्यू कितनी है वो भी निकाल दिया। अब जो मेन चीज़ दो और आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएंगी, उसमें से एक चीज़ होगी कि भाई एसेट में, बैलेंस शीट में एसेट साइड वर्क इन प्रोग्रेस कितना शो होगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड वर्क इन प्रोग्रेस कितना शो होगा? वो कैसे होगा? वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड। इतना काम हो गया, इतना नहीं हो, सॉरी, इतने की इतना काम हो गया जिसके लिए सर्टिफिकेशन भी मिल चुकी है, ये काम हो चुका है जिसके लिए सर्टिफिकेशन नहीं मिली। तो ये हमारा कितना बना था? 500 वर्क सर्टिफाइड वाला, 500, और ये 105। तो टोटल कितना बना था हमारा? 605 रुपीज़। ठीक है जी। सिंपल है बिल्कुल।
अब एक लास्ट चीज बहुत जबरदस्त, हमने कल मैंने आपको बताया था लास्ट में एक वर्किंग नोट के थ्रू, मैंने आपको, अगर आपको याद हो, लास्ट में यहाँ पर निकालना सिखाया था एक टेबल। अमाउंट ड्यू टू कस्टमर और ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ड्यू टू कस्टमर और फ्रॉम कस्टमर। ठीक है जी, ड्यू फ्रॉम कस्टमर और ड्यू टू कस्टमर कैसे निकालना है। ठीक है जी, अगर पॉजिटिव आ गया तो ड्यू पॉजिटिव आ गया तो एसेट है ना, ड्यू फ्रॉम है। अगर नेगेटिव आ गया तो ड्यू टू कस्टमर है, वो लाइबिलिटी है हमारी। तो वो कैसे होता था, कॉस्ट इनकर टिल डेट प्लस, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस कर देंगे, लॉस हुआ तो माइनस कर देंगे। तो ये क्या आ गया, इतने लेने वाले बनते थे पैसे एक्चुअली में, इतने लेने वाले पैसे एक्चुअली में बनते थे, बट आपने बिलिंग कितने की कर दी है, उनको बिल कितने का भेज दिया है, इतने का भेज दिया है। अगर पॉजिटिव आ गया तो पैसे लेने वाले बनते हैं, एसेट है। अगर नेगेटिव में आ गया तो मतलब उल्टा हो काम हो रखा है, हक हमारा बनता है कम का, बट पैसे हम ज़्यादा ले चुके हैं। ठीक है जी, ठीक है सर। तो चलिए फिर यहाँ पर हम निकालते हैं अमाउंट ड्यू टू और फ्रॉम कस्टमर। ठीक है जी, कस्टमर्स नहीं, एक्चुअली में कस्टमर है। ठीक है जी, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले नंबर पे कॉस्ट इनकर्ड। ठीक है जी, कॉस्ट इनकर्ड कितनी करी हमने, 605, वही। ठीक है जी, अब यहाँ पर प्रॉफिट तो हुआ नहीं, आपने देख ही लिया, लॉस हुआ है, माइनस लॉस, लॉस कितने का हुआ है, 100 रुपीज़ का। ठीक है, तो देखा जाए नेट लेने वाले पैसे कितने बनते हैं, 505। ठीक है जी, और माइनस करेंगे हम क्या, प्रोग्रेस बिलिंग। प्रोग्रेस बिलिंग क्या होता है, जितने पैसे रिसीव हुए और टू बी रिसीव्ड। ठीक है जी, अब रिसीव्ड कितने हुए, चलिए चेक कर लेते हैं। रिसीव हुए हमारे 400 रुपये और टू बी रिसीव 140 रुपये। रिसीव्ड 400 और टू बी रिसीव्ड 140, तो ये कितने हो गए, 540 रुपये। अब आप खुद सोचिए, ध्यान से देखिएगा, आपकी जेब में से पैसा गया कितना, 605 रुपये। ठीक है, कोस्ट इनकर कितना हुआ आपका, 605 रुपये। आपने लॉस, लॉस हुआ है आपका 100 रुपये। तो देखा जाए पैसे बनते कितने थे लेने वाले, 505 रुपीज़। उसमें से पैसा आज कितना चुका है, रिसीव कितना हो चुका है, 400 रुपये आ चुका है, और 140 का और बिल जा चुका है, मतलब 540 की प्रोग्रेस बिलिंग हो चुकी है। तो देखा जाए इनडायरेक्टली नेगेटिव में हम लोग खड़े हैं, है ना। तो 35 रुपये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, अमाउंट ड्यू टू कस्टमर। अब ये हमारा किस तरफ आ जाएगा, एज ए लाइबिलिटी आ जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड आ जाएगा जी हमारा। ठीक है जी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। ठीक है जी, करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन आप मान के चलिए एग्जाम में, अगर इस एएस में से आया तो 50-60% चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन में से ही, इसी तरीके का क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक एक करके दोबारा मैं फटाफट चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला बिल्कुल सिंपल, हमने हमेशा की तरह जो जितने पिछले 3-4 क्वेश्चन किए उसमें निकाला टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो कैसे निकाला, कॉस्ट टिल डेट कितना हुआ प्लस फ्यूचर में कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट है। ठीक है, फिर हमने इसी वर्किंग नोट के सहारे से क्या निकाला, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की, कितने परसेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है। उसके बाद देन फिर हमने अगला काम किया, तीसरा स्टेप बाय स्टेप वही हमेशा की तरह प्रोविजन रेवेन्यू निकाली हमने। रेवेन्यू कितनी बनी? 550। ठीक है। उसके बाद पी एंड एल, पी एंड एल बनाया। अब पी एंड एल के लिए हमने प्रोविजन फॉर लॉस, क्योंकि पी एंड एल तभी कंप्लीट होगा जब प्रोविजन फॉर लॉस निकालेंगे। यहां तक तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं था जो ना आता हो, सब कुछ आपको पता था अच्छे बच्चों की तरह। अब यहाँ पर एक नई चीज मैंने बताई आपको, वर्क इन प्रोग्रेस बैलेंस शीट में किस तरीके से आएगी। इस तरीके से एसेट हमारी इतना काम हो चुका है, इतना हो चुका है, बट सर्टिफिकेशन नहीं मिली। एक लास्ट पॉइंट हमारा कि कितना पैसा लेना है या देना है कस्टमर को या कस्टमर से, उसके लिए हमने सहारा लिया किस चीज़ का, कितना पैसा हम लोग खर्च कर चुके हैं, हमारी जेब में से जा चुका है कितना, 605 रुपये। अब उसके बदले में देखा जाए हमारे को नुकसान हुआ है, नुकसान कितने का हुआ है? 100 रुपये का। अब आप खुद सोचो, अगर मेरी जेब में से 605 रुपये गए हैं, 605 रुपये मेरी जेब में से गए हैं, मैं कह रहा हूँ कि 100 रुपये का लॉस है। ठीक है। तो देखा जाए लेने वाले बनते तो नेट कितने थे? 505 रुपये बनते थे, क्योंकि काम किया है 605 का, 100 का तो लॉस ही है। तो 505 रुपये का काम बनता था, बट बिलिंग हो गई 540 की, तो 35 रुपये एक्स्ट्रा की बिलिंग भेज दी। ठीक है। रिसीवेबल खड़ा कर दिया, तो जिससे क्या हो गया, 35 रुपये आपको लाइबिलिटी दिखानी पड़ेगी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। ठीक है जी, परफेक्ट, मजा आया। तो करिए क्वेश्चन जल्दी कॉपी। सबसे पहले ये टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट लिखिए जरा, और रेवेन्यू। अब आ जाइए परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन पे और प्रोविजन फॉर लॉस पे, इसको करिए फटाफट कॉपी। ठीक है जी, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, कॉपी भी कर लिया आपने। अब चलिए इसी क्वेश्चन का सेम डुप्लीकेट हम लोग करेंगे। अब आप लोग साथ साथ मेरे सॉल्व करोगे, ठीक है, और आप चेक करोगे कि आपको समझ आया कि नहीं आया, तो फटाफट बताइएगा मुझे। ठीक है। अब आपको यहाँ पर सेम वही, सरिता कंस्ट्रक्शन कंपनी है एक, ठीक है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है एक डैम बनाने का, और इस तरीके से डिटेल मिली है आपके पास। ठीक है जी। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 12,000 रुपये का है, वर्क सर्टिफाइड 6250 है, वर्क नॉट सर्टिफाइड 1250 है, एस्टिमेटेड फर्दर कोस्ट टू कंप्लीशन दिया हुआ है 8750, प्रोग्रेस पेमेंट 5500, प्रोग्रेस पेमेंट टू बी रिसीव्ड 1500। ठीक है। तो ये चार चीज़ें आपसे पूछी हैं, प्रॉफिट या लॉस पूछा है, कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस पूछा है, रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज होगा, प्लस ड्यू फ्रॉम या टू है कस्टमर को। तो चलिए साथ साथ मेरे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्पेस है हमारे पास, तो चलिए मैं शुरुआत करूँगा किसके साथ, वर्किंग नोट, वही सीक्वेंस में चलूँगा मैं। हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1 के थ्रू बनाएंगे क्या, कितना हम लोगों ने कोस्ट एस्टिमेटेड, टोटल एस्टिमेटेड कोस्ट। ठीक है जी, टोटल एस्टिमेटेड कोस्ट कितना हुआ, उसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा जी हमारा, कोस्ट टिल डेट। कोस्ट टिल डेट में सबसे पहले आ जाएगा कोस्ट फॉर वर्क सर्टिफाइड 6250, प्लस हो जाएगा कोस्ट फॉर
वर्क अनसर्टिफाइड, दैट इज 1250। तो टोटल हो गया आपका 6250 प्लस 1250, दैट इज 7500। ठीक है जी। अब प्लस इसमें क्या हो जाएगा जी, प्लस फर्दर कोस्ट टू कंप्लीशन। फर्दर कोस्ट टू कंप्लीशन कितना है जी, 8750। तो ये हो गया जी 7500 प्लस 8750, 16250। 16250। तो चलिए परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन भी निकाल दें साथ साथ लगे हाथ। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तो कोस्ट टिल डेट कितना है, 7500 डिवाइड बाय टोटल कोस्ट 162,500 और 50, 7500 डिवाइड बाय 16,250। तो ये हो गया 16.15%, 15 समथिंग है, तो मैं इसको 16.15 ही ले रहा हूँ। 16.15%। ठीक है जी। तो इसी से ही हम लोग रेवेन्यू निकाल सकते हैं। रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज कितना होगा जी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने का है जी, 12,000 का। 12,000 का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, और कितने परसेंट कंप्लीट हो चुका है जी, 46.15%। 12,000 इंटू 46.15%, तो ये हो गया 5538। ठीक है जी, 5538 हो गया हमारा रेवेन्यू। अब हमारे को रेवेन्यू भी मिल गया, कोस्ट भी मिल गया, अब परसेंटेज भी मिल गया। ठीक है जी, अब हमें पी एंड एल निकालना है जी। अब पी एंड एल के लिए काम करते हैं, पहले ही प्रोविज़न क्रिएट कर लेते हैं, है ना, पता कर लेते हैं, तो हमारे को काम आसान हो जाएगा। प्रोविज़न फॉर लॉस। ठीक है जी, प्रोविज़न फॉर लॉस के लिए रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज माइनस फ्यूचर कोस्ट टू कंप्लीशन। ठीक है जी। अब देखिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 12,000 का, उसमें से हमने इनकम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कितने की कर दी है, 5538 की, तो रिमेनिंग कितनी बची, 6462 की। रेवेन्यू कितनी होगी, 6462 की। और फ्यूचर फर्दर गोज टू कंप्लीशन कितनी है, 8750। 8750, तो लीजिए ये आ गया हमारा 64,620 इनकम, 6462 इनकम माइनस 8750 खर्चा, तो 2288 हमारा लॉस हो गया जी। ठीक है जी, लॉस हो गया, प्रोविजन फॉर लॉस 2288। तो चलिए अब हम पी एंड एल अकाउंट बना ही देते हैं, अब हमारा रास्ता बहुत आसान है। पी एंड एल अकाउंट में सबसे पहले आ जाएगा जी बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6462, इतना ही था जी, नहीं सॉरी 5538, 5538। और कोस्ट कितना हुआ जी हमारा इनकम,
कोस्ट इनकर हुआ है जी हमारा कोस्ट टिल डेट 7500। प्रोविजन फॉर लॉस 2288, तो टोटल हो गया जी 2288 प्लस 7500, 9788 माइनस हो जाएगा हमारा क्या 5538। लॉस हो गया हमारा 4250 का बाय नेट लॉस 4250 9788 हो गया जी। करेक्ट है जी। ठीक है, चलिए अब लास्ट नॉट द लीस्ट अमाउंट ड्यू टू और फ्रॉम कस्टमर। सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाता है जी हमारा कोस्ट इनकर्ड, दैट इज 7500 माइनस क्या हो जाएगा जी लॉस। लॉस हो गया जी 4250 का। ठीक है, तो ये हो गया जी रिसीवेबल अमाउंट 3250 रुपीज़ माइनस प्रोग्रेस बिलिंग। प्रोग्रेस बिलिंग कैसे है जी? प्रोग्रेस बिलिंग हमारी आ जाएगी रिसीव्ड अमाउंट कितनी है और टू बी रिसीव्ड। रिसीव्ड रिसीव्ड कितनी है जी 5500 और टू बी रिसीव्ड 1500, तो 7000 होगी। तो लीजिए ये हमारे को ड्यू टू कस्टमर आ गया। हम्म, 3750। ठीक है जी 3750 हमारा अमाउंट ड्यू टू द कस्टमर आ गया। ठीक है जी, तो सेम क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट था, सिर्फ फिगर्स प्लस माइनस थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो एक बारी फटाफट अगर नहीं हुआ है तो क्रॉस चेक करके आंसर निपटा दीजिए। ये आ गया जी हमारा प्रोविजन फॉर लॉस और पी एंड एल अकाउंट। तो ये आ गया हमारा अमाउंट ड्यू फ्रॉम और टू कस्टमर।